हेलो फ्रेंड्स, एक नए वीडियो के साथ आपको मेरे चैनल सॉलिड लीगल ओपिनियन विद धीरज में तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं बॉम्बे हाई कोर्ट का एक बहुत अच्छा जजमेंट आया बेल को लेकर। कंपलसरी बेल बोलिए या तो बाय डिफ़ॉल्ट बेल बोलिए, जो कि अंडर सेक्शन 167 ऑफ CRPC में जिसका जिक्र किया है कि कंपलसरी बेल को लेकर। कंपलसरी बेल होता क्या है मैं आपको बता देता हूँ इन शॉर्ट में। आप देखेंगे कि जैसे मान लीजिए कोई भी आदमी के ऊपर केस हुआ है, FIR लॉन्च हुई है कॉग्निजेबल ऑफेंस के तहत, और FIR होने के बाद में जब आरोपी को अरेस्ट कर लिया जाता है, और अरेस्ट करने के बाद में अगर जो भी FIR में जो भी धाराएं लगी हैं उन धाराओं के तहत उसकी जो सज़ा है धाराओं में 10 साल तक की सज़ा है, जिसमें अगर वो केस चल के साबित होता है 10 साल तक की सज़ा है, तो उन केस में जो पुलिस है अरेस्ट होने के 60 दिन, आरोपी के अरेस्ट होने के 60 दिन के अंदर ही उन्हें अपनी चार्जशीट, जो कि फाइनल रिपोर्ट 173 ऑफ CRPC में कहा जाता है, शॉर्ट भाषा में चार्जशीट कहा जाता है, उसको उन्हें फाइल करना पड़ता है। अगर मान लीजिए किसी भी कारण से अगर वो 60 दिन में अगर वो अपनी चार्जशीट फाइल नहीं करते हैं, तो उसमें आरोपी को अधिकार होता है कि वो अपने जो बेल का अधिकार है उसमें उनको कंपलसरी कोर्ट को बेल देना ही पड़ेगा। आप कुछ भी कर लीजिए, उनको बेल अधिकार बन जाता है बाय डिफ़ॉल्ट। उसके आगे कोर्ट उनको फर्दर रिमांड के लिए नहीं भेज सकता है, ना ही फर्स्टर कस्टडी में रख सकता है। उनको बेल देना ही पड़ता है। जो भी बेल की कंडीशन है कोर्ट उनको देगा, वो कंडीशन के तहत उनको बेल मिल जाएगी। और उसमें चाहे कितना भी बड़ा क्राइम होने दो, सज़ा जो 10 साल से ऊपर या लाइफ इम्प्रिजनमेंट का जो सेक्शंस लगे हैं, तो उन केस में क्या होगा, जो इन्वेस्टिगेशन का टाइम है वो है 90 दिवस का आरोपी के अरेस्ट के बाद से। आरोपी के जिस दिन अरेस्ट हुआ उस दिन से 90 दिन तक अगर पुलिस ने चार्जशीट फाइल नहीं करी है जिसमें सज़ा 10 साल या उससे ऊपर की है, तो उसके बाद 90 दिन के बाद 91st डे को आरोपी को अधिकार है कि वो बेल के लिए अप्लाई कर सकता है, और कोर्ट को उसको हर सूरत में उसको बेल देना पड़ेगा, और कोर्ट उसको ना नहीं बोल सकता है, चाहे उसने कितना भी जघन्य अपराध किया हो। तो अब क्या हुआ कि जो बॉम्बे हाई कोर्ट की जो औरंगाबाद बेंच है, आपको मैं बता दूंगा, हमारे महाराष्ट्र में टोटल जो हाई कोर्ट में जो मेन मुंबई में है उसकी बेंच और 3 एक्स्ट्रा बेंच है। एक है औरंगाबाद, एक है नागपुर, और चौथी गोवा में है। तो टोटल आप देखेंगे तो मुंबई में 4 जगह हाई कोर्ट जो है बैठता है। तो जो बेल एप्लीकेशन फाइल की गई थी फॉर औरंगाबाद बेंच के सामने, जो इसमें एप्लीकेंट है इरफान मोहिद्दीन शेख एंड अदर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इस जो ये केस है इसमें आप देखेंगे कि इसमें आरोपियों के ऊपर इनिशियली जो FIR हुई थी वो सेक्शन 420, 120B, 506, 504 ऑफ IPC और सेक्शन 3, 4 और 5 ऑफ महाराष्ट्र प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट और डिपॉजिटर एक्ट 2002 के तहत जालना पुलिस स्टेशन के सामने हुई थी। और इसका जो स्पेशल कोर्ट है वो सेशन जज के सामने जाता है मैटर, तो क्योंकि इसमें MPID एक्ट का सेक्शंस लगे थे, तो इसके तहत ये मैटर सेशन जज के बिफोर था, जहाँ पे इनका बेल रिजेक्ट किया गया था सेशन कोर्ट के जरिए। जिसके खिलाफ आरोपी है वो उन्होंने हाईकोर्ट में बेल की एप्लीकेशन लगाई थी अंडर 167 ऑफ CRPC, जिसे कि हाईकोर्ट ने मान लिया और उनको बेल ग्रांट किया। ये जालना पुलिस स्टेशन के तहत केस था, और वो ये जो मैटर पेंडिंग था सेशन जज MPID एक्ट के तहत स्पेशल कोर्ट है, सेशन कोर्ट के पास पावर है, वहाँ एक केस पेंडिंग था। क्योंकि बेस में इसमें जनरल में बता देता हूँ, जो केस था कुछ इन्वेस्टमेंट्स को लेकर था, फाइनेंशियल स्कीम्स थी जो कि इसमें फ्रॉड हुआ था कंप्लेंट के साथ में, तो उन चीज़ को लेकर आरोपियों पे केस हुआ था। इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, आपको मैं इसमें टेक्निकलिटीज बताने वाला हूँ। फैक्ट्स तो आप खुद जजमेंट देख सकते हैं, मैं इसका लिंक दे दूँगा, आप जजमेंट पढ़ सकते हैं कि जजमेंट में क्या फैक्ट्स था। जो भी है केस जो इनिशियली फाइल हुआ था आरोपी के खिलाफ में, तो वो आप देखेंगे कि जो सेक्शंस लगे थे एक्यूज के ऊपर, ये 420, 120B, 504, 506 इनके तहत इन पे फर्स्ट पहले FIR दर्ज हुई। इनके बाद में इनको अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया, और इनको अरेस्ट करके जेल में डालने के 2 महीने बाद, 2 महीने जब इनके पूरे होने वाले थे 60 दिन, क्योंकि आप देखेंगे जो सेक्शंस है 420, 504, 506 इन सभी सेक्शन में जो इनकी सज़ा है इन धाराओं में, जो कि 10 साल से ऊपर नहीं जाती हैं, 10 साल के अंदर ही है। तो इसमें पुलिस को जो इन्वेस्टिगेशन था जालना पुलिस को 60 दिन के अंदर कंप्लीट करके चार्जशीट फाइल करनी थी, बट किसी कारणवश नहीं कर पाए, और उन्होंने कोर्ट में आके एप्लीकेशन किया कि 60 दिन पूरे होने से 1 दिन पहले कि आरोपी के ऊपर हमको 2 सेक्शन और ऐड करने हैं, 406, 409। हालांकि 409 जो सेक्शन है उसमें आप देखेंगे सज़ा लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक है, जिसमें कि इन्वेस्टिगेशन का समय 90 दिन का है। तो पुलिस का ऐसा मानना था कि इन्होंने एप्लीकेशन किया, ये बातें जो चल रही हाईकोर्ट के सामने है, हाईकोर्ट की फाइंडिंग में आपको बता रहा हूँ जजमेंट के तहत, इन्होंने पुलिस के सामने स्पेशल कोर्ट के सामने एप्लीकेशन किया पुलिस ने, जालना पुलिस ने, और कोर्ट ने उसको नोट करके फाइल में रख लिया, और कोर्ट ने फर्दर इनको इंस्ट्रक्शन दिया कि दे शुड फॉलो एज पर द लॉ विद रिगार्ड टू द इन्वेस्टिगेशन। तो इनको इन्वेस्टिगेशन करना एज पर लॉ इनको इन्होंने रख दिया, और फाइल में ऐसा ऑर्डर पास कर दिया। उसके बाद जब इन्होंने एप्लीकेंट ने बेल के लिए अप्लाई किया, क्योंकि 60 दिन पूरे हो चुके थे, तो जज ने ये रिजेक्ट कर दिया, कहा कि इनको क्योंकि इन्होंने एक्सटेंशन मांगा था जिसके तहत
अभी सेक्शन 9 जो सेक्शन ऐड हो चुका है, जिसकी वजह से क्या होता है कि सज़ा इनकी बढ़ चुकी, सज़ा जो है इनकी अब 10 साल से ऊपर की मानी जाएगी अगर ये सज़ा होती है। तो जिसके तहत अब 90 दिन के अंदर इनको बेल नहीं ग्रांट की जाएगी। इसके तहत जिसके अगेंस्ट एप्लीकेंट हाईकोर्ट में ये लोग गए, अपील किया इस ऑर्डर के खिलाफ। इसमें हाईकोर्ट ने इस चीज़ का जो फाइंडिंग किया, हाईकोर्ट ने ऐसा माना कि भले ही उन्होंने एप्लीकेशन किया पुलिस ने कि उनका इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हुआ, उन्होंने 2 सेक्शन भी ऐड किए हैं, लेकिन यहाँ पुलिस एक चूक ऐसी हो गई कि इन्होंने आरोपी को प्रायर नोटिस नहीं दिया। प्रायर अक्यूज्ड का राइट है उनको भी हियर करने का। अगर मान लीजिए कोई भी सेक्शन ऐड हुआ है, प्राइमा फेसी इन केस में आरोपियों के अगेंस्ट पुलिस ने कोई सेक्शन ऐसा कोर्ट के सामने जो सेक्शन लगा उसके तहत प्राइमा फेसी कोई ऐसा एविडेंस प्रोड्यूस नहीं किया जिससे ये साबित हो सके, या कोई स्टेटमेंट किसी का कि ये सेक्शन मेंटेनेबल है 406 और 409 ऑफ आईपीसी के तहत। जिसके कारण क्या हुआ, तो हाईकोर्ट ने ऐसा माना कि ये जो सेक्शन आपने इम्पोज किया है वो उसके अधिकारों का हनन होता है आरोपियों का, क्योंकि आपको आरोपी को प्रायर नोटिस पहले देना चाहिए था और उनकी भी राय लेनी चाहिए थी। जब आपने एप्लीकेशन किया उनका क्या कहना है 406 409 को लेकर, जो कि कंसर्न कोर्ट ने अक्यूज का से नहीं मांगा, और ना ही जो उन्होंने आगे का जो टाइम मांगा था फर्दर एक्सटेंशन जो भी जिसके लिए कि इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं समय दिया जाए, वो भी उन्होंने ऐसा ऑर्डर नहीं पास किया कि उन्होंने एक्सटेंड किया। उन्होंने कहा कि जो भी है न्यायोचित इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करे। तो लेकिन यहाँ पे हाईकोर्ट ने ऐसा माना कि इस जगह पे यहाँ पे कोर्ट से चूक हुई है, क्योंकि कोर्ट ने आरोपियों को बिना सूचना दिए, बिना उनका जवाब पूछे, कोर्ट ने सीधा ही ऐसा ऑर्डर पास कर दिया कि भाई पुलिस की जो भी इन्वेस्टिगेशन है वो कंटिन्यू जारी रहेगी, जो कि न्याय संगत नहीं है। प्रोसिक्यूशन की दलील देखा जाए, प्रोसिक्यूशन ने ऐसा कहा कि हमने 406 और 409 जो सेक्शन है हमने ऐड किया एफआईआर में, जिसकी वजह से अब ये केस में जो भी 60 दिन का जो इन्वेस्टिगेशन पीरियड है वो बढ़ के अगर अभी 90 दिन का हो चुका है, और जिसमें आरोपी को अधिकार नहीं है कि 60 दिन में बेल ग्रांट किया जाए। इस वजह से ये एप्लीकेशन जो हाईकोर्ट के सामने लगाई है वो मेंटेनेबल नहीं है। ये प्रोसिक्यूशन की दलील हाईकोर्ट के सामने दी गई स्टेट की तरफ से। और इसमें हाईकोर्ट ने ऐसा माना कि अगर मान लीजिए पुलिस को अगर उसमें एक्सटेंशन ही लेना ही था, तो पुलिस को ऐसा करना चाहिए था कि उन्हें जो एप्लीकेशन है फर्दर रिमांड के पहले तो उन्हें पेपर प्रोड्यूस करने चाहिए थे, और जो सेक्शन उन्होंने ऐड किए हैं उसकी जानकारी पहले आरोपी को बाय वे ऑफ नोटिस, बाय वे ऑफ कॉपी, या तो उनको कॉपी सर्विस किया जाना चाहिए था कोर्ट के सामने आने से पहले, और कोर्ट की तरफ से उनको अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए थी कि उनको क्या कहना है पुलिस ने जो एप्लीकेशन किया है। और ये जो है ये एक तरफा ही पुलिस की बात मानते हुए जज ने वो चीज़ को रिकॉर्ड पे लेते हुए कोई भी ऐसा ऑर्डर नहीं पास किया, ना ही उन्होंने एक्सटेंशन का ऑर्डर पास किया। और जो लेटर पुलिस ने प्रोड्यूस किया था जज के सामने, सेशन जज के सामने, उन्होंने ऐसा कहीं पे भी कोई भी फर्दर डॉक्यूमेंटेशन प्रोड्यूस नहीं किया था, और उन्होंने इतना ही लिखा है कि भाई इन आरोपियों ने ऐसा फ्रॉड किया था आरोपियों ने, और इसके तहत में हमने ये फर्दर सेक्शन ऐड किया है। लेकिन उसके साथ उस लेटर के साथ में उन्होंने कोई फर्दर इंक्रीमेंटिंग जो भी मटेरियल है आरोपी के खिलाफ उन्होंने कुछ भी प्रोड्यूस नहीं किया, जिसको हाईकोर्ट ने माना कि ये माना नहीं जाएगा इनका ये जिस तरीके से इन्होंने एप्लीकेशन दिया और अक्यूज्ड को इन्होंने बेल नहीं दिया, तो ये बात नहीं मानी गई हाईकोर्ट के द्वारा। ऑनरेबल हाईकोर्ट ऑफ बॉम्बे के जो औरंगाबाद बेंच के जस्टिस ने ऐसा और भी माना है कि खाली पुलिस की एक मेयर एप्लीकेशन देने से कुछ नहीं होने वाला है, कि पुलिस ने एप्लीकेशन दे दिया और जज ने सीधा उसको रिपोर्ट में लेते हुए उसको मान लिया, ऐसा नहीं माना जाएगा। इस सिचुएशन में जहां पे इन्वेस्टिगेशन 60 दिन में पूरा नहीं हो पाया, उसका डिटेल कारण एक रिमांड एप्लीकेशन के तहत लोअर कोर्ट को उसको लेना चाहिए था या पुलिस को देना चाहिए था पुलिस को कोर्ट के रिकॉर्ड में, और उसमें एक डिटेल उसमें आरोपी का रिप्लाई लेते हुए, आरोपी को मौका देते हुए जो लोअर कोर्ट है उसे वहाँ पे उनको पूरा डिटेल में ऑर्डर करना चाहिए था कि क्यों उन्होंने इसका एक्सटेंशन किया तो क्या इतना अर्जेंट इशू था कि जो कि पुलिस ने इसमें लापरवाही हुई, कि पुलिस में क्या इंक्रीमेंटिंग मटेरियल जो सब्सिक्वेंटली पुलिस को मिला जिससे कि उन्होंने सेक्शन ऐड किया, वो सारी जानकारी लोअर कोर्ट को देनी चाहिए थी, जो कि इस केस में कोर्ट ने नहीं की, जिसका बेनिफिट आरोपी को दिया जाना चाहिए। और इसके तहत आरोपी को 167 के तहत, जो कि कंपलसरी बेल बोला जाए या तो बाय डिफ़ॉल्ट बेल कहा जाए, तो वो देना उनको बनता है। तो इसके तहत बॉम्बे हाईकोर्ट औरंगाबाद बेंच ने इसको मान करते हुए अर्जी मंजूर कर ली और आरोपी को बेल ग्रांट दे दिया। जो भी कंडीशंस हैं वो कंडीशन के अगर बेल की आरोपी पूरा कर देते हैं तो उनको जेल से बाहर छोड़ दिया जाए, ऐसा बॉम्बे हाईकोर्ट के औरंगाबाद बेंच ने ऑर्डर पास किया। तो ये आपने देखा कि 167 के तहत कंपलसरी बेल कैसे ग्रांट किया जाता है। यहाँ पे जो भी बहस सरकार के द्वारा की गई इसको हाईकोर्ट ने नहीं माना है, और इस जजमेंट में हाईकोर्ट ने ऐसा माना है कि जो भी
आर्ग्यूमेंट स्टेट की तरफ से किया गया है, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के द्वारा किया गया है इस बेल के तहत, वो इस केस से रिलेटेड नहीं है और उसका फैक्ट जो है वो दूसरे केस से मिलता है, इस केस से उनका फैक्ट नहीं मिलता है। और यहाँ पे हाईकोर्ट ने ऐसा माना है कि जो एक बार अगर पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन, अगर जिसमें सज़ा 10 साल तक है, जो सेक्शन लगे एफआईआर में, आरोपी के अरेस्ट होने के 2 महीने के अंदर अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं कर पाती है तो वहाँ पे आरोपी का अधिकार हो जाता है कि उसे बेल ग्रांट किया जाए। और सजाए 10 साल या उससे ऊपर की है, जो भी अपराध आरोपी पे एफआईआर के तहत इम्पोज किया गया है, ये सेक्शन लगाए गए हैं, तो उसमें पुलिस को ऐसा बनता है कि पुलिस को इन्वेस्टिगेशन आपको 90 दिन के अंदर कंप्लीट करना ही पड़ेगा, नहीं तो आरोपी को अधिकार मिल जाता है कंपलसरी बेल का। 90 दिन के बाद 91 दिन या 91st डे को आरोपी बेल के लिए अप्लाई कर सकता है, चाहे तो वो मजिस्ट्रेट के सामने कर सकता है जिसकी कस्टडी में, चाहे अगर स्पेशल एक्ट के तहत अगर सेशन जज के सामने तो वहाँ अप्लाई कर सकता है। अगर मान लीजिए आरोपी कोई भी केस में मजिस्ट्रेट के सामने, वो अगर मजिस्ट्रेट ने मजिस्ट्रेट कस्टडी दिया है और 90 दिन पूरे, मान लो उसको 302 का अपराध उसके ऊपर लगा है, चाहे कितना ही बड़ा अपराध लगा है, तो मजिस्ट्रेट को भी अधिकार है कि वो बेल उसमें आरोपी को दे दे, क्योंकि इसका मतलब ये नहीं है कि अपराध इतना बड़ा है। ये है 167, जिसमें मजिस्ट्रेट को भी अधिकार होता है कि अगर मर्डर का ट्रायल, मर्डर का एफआईआर है आरोपी पे और पुलिस 90 दिन में इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाती है पूरा, तो 91st डे में कंसर्न मजिस्ट्रेट मर्डर के धाराएं होने के बावजूद भी आरोपी को बेल दे सकता है, क्योंकि ये है 167 ऑफ सीआरपीसी, जिसमें आरोपी को कंपलसरी बेल दिया जाना चाहिए अगर पुलिस नाकामयाब या पुलिस असफल रहती है 90 दिन के अंदर अपना इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके चार्जशीट फाइल करने में। तो ये था आज का मेरा टॉपिक, जो कि था 167 ऑफ सीआरपीसी में कंपलसरी बेल से रिलेटेड। तो देखा आपने कि ये जो जजमेंट है उसको कितना अच्छे तरीके से बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक्सप्लेन किया कि आरोपी के अधिकार कहाँ कहाँ, आरोपी का अधिकार कैसे कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। ये नहीं कि पुलिस अपनी कुछ भी मनमानी अपने तरीके से अगर करती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आरोपी के अधिकार का हनन किया जाए, उसके जो अधिकार दिए गए हैं सीआरपीसी में उसको भी माना जाए। और अगर यहाँ पे अगर प्रोसिक्यूशन से कोई भी चूक होती है तो उसका हर्जाना उनको ही भरना पड़ेगा, ना कि आरोपियों के साथ अन्याय करके। तो यहाँ पे बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने आरोपी को बेल दे दिया और कुछ कंडीशन इम्पोज किए, जिसे वो अगर फुलफिल कर देता है तो जेल से बाहर आ सकता है। तो ये था मेरा आज का टॉपिक। तो आज के लिए बस इतना ही, और मिलेंगे जल्दी अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल सॉलिड लीगल ओपिनियन विद धीरज।